नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरबी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। तभी वीरी कुछ याद करते हुए कहती है, रीवा पर मैंने एक बार त्रिपाली को जहाँ पर सम्राट था उसके आगे का जो मार्ग दिख रहा था, मैंने उसे उसी मार्ग पर जाते देखा था। वहाँ पर इससे भी घना अंधेरा था क्योंकि वहाँ पर एक भी मशाल नहीं जलती है। पर जब तक जो भी आगे से आ रहा था वह उन सब के एकदम करीब आ गया था। पर जो आगे से आ रहा था उसकी नज़र रीवा, सम्राट और प्रीति पर पड़ने से पहले ही रीवा जल्दी से उस चमत्कारी पुष्प की सहायता से उस सबको अदृश्य कर लेता है। और वहीं पर सब एक कोने में जाकर उसे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह है कौन। पर वहां पर घना अंधेरा होने पर किसी को भी कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। पर रीवा उसे देखने के लिए थोड़ा आगे जाकर देखता है और तब उस मशाल के उजाले में रीवा देखता है कि वह त्रिनयना की मां त्रिपाली है और उसके पीछे दो रक्षक थे जो आपस में कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। और थोड़ी ही देर में वह त्रिपाली और उसके रक्षक जब वहां से काफी आगे निकल जाते हैं तब फिर से रीवा, सम्राट और विधि एक साथ होकर जाते हैं। और फिर विधि कहती है, रीवा अब हम आसानी से यहाँ से बाहर जा सकते हैं क्योंकि जब त्रिपाली यहाँ पर आती है तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। पर रीवा वहीं पर चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा था और फिर सोचते हुए रीवा कहता है, विधि हम उस त्रिपाली के पीछे चले क्या उसे देखने को? आखिर ये रोज जाती कहाँ है? और इस घने अंधेरे के आगे तो और भी घना अंधेरा है, तो फिर भला ये वहाँ करने क्या जाती होगी? मेरा तो मन कह रहा है कि हमें इसके पीछे चलना चाहिए। पर तभी विधि कहती है, नहीं रीवा, हमें तो नहीं लगता कि हमें इसके पीछे चलना चाहिए क्योंकि अगर इसे जरा सी भी सूचना लग गई हमारे बारे में तो फिर हम कहीं फंस ना जाएं। और फिर सम्राट रीवा की ओर देखते हुए कहता है, हाँ रीवा, विधि ठीक कह रही है, हम उसके पीछे नहीं बल्कि यहाँ से शीघ्र बाहर निकलना चाहिए। और फिर रीवा, सम्राट और विधि के कहने पर वहां से बाहर आने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। और फिर रीवा और सम्राट विधि के साथ ही चल देते हैं। और जब काफी देर चलने के बाद वह घना अंधेरा खत्म हुआ और वो उसी स्थान पर आ गए जहां से विधि रीवा को उस अंधेरे स्थान यानी सम्राट के पास ले गई थी। और फिर विधि अंधेरे से बाहर आते ही कहती है, रीवा, आप सम्राट को अदृश्य करके आप दोनों मेरे पीछे आओ। और फिर रीवा वैसा ही करता है जैसा कि विधि कहती है। वह खुद को और अपने मित्र सम्राट को अदृश्य करके विधि के पीछे चल देता है। और फिर विधि धीरे धीरे उस महल से बाहर जाने लगती है। और विधि सबसे छुपी हुई उस महल से निकल ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसे आवाज दिया, विधि कहाँ जा रही है तू? पर विधि उस आवाज को अनसुना करते हुए चुपचाप आगे ही बढ़ती रहती है। पर तभी फिर से वह आवाज आई, विधि, विधि रुक तो जरा। और जब उसने कई बार इस तरह विधि से कहा तो विधि ना चाहते हुए भी रुक जाती है और पीछे मुड़ते हुए काफी तेज आवाज में कहती है, क्या है जो तू इस तरह से चिल्ला रही है? और जब तक वह युवती, जिसकी उम्र लगभग विधि के समान ही 23 से 24 वर्ष की थी, वह विधि के पास आकर कहती है, विधि, आपको पता है? और ये कहते हुए उस युवती के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर आ जाती है। पर तभी विधि उस युवती से कहती है, पर पहले तू ये तो बता कि किस बात में तू कह रही है? पहले तू मुझे कुछ बताएगी, तभी तो मैं बताऊंगी कि मुझे इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। और तब विधि उस युवती के चेहरे की खुशी देखते हुए कहती है, और ये तेरे चेहरे पर किस बात की खुशी है? क्या तुझे कुछ मिल गया है क्या? पर तभी वह युवती कहती है, विधि, अभी तो कुछ नहीं मिला है मुझे, पर मुझे ढेर सारे स्वर्ण आभूषण मिल सकते हैं। और इतना कहते हुए वही युवती विधि के एकदम पास जाकर और धीमी आवाज में कहती है, विधि, अभी मुझसे राजकुमारी त्रिनयना ने कहा है कि अगर मैं उस तिगांश जानी जो उस दिन राजकुमारी के दरबार में अचानक से एक युवक आ गया था, उसे ही ढूंढकर राजकुमारी को बस उसकी खबर देनी है कि वह कहाँ पर है। पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की खबर उनकी माँ यानी महारानी त्रिपाली को ना हो। पर विधि उस युवती की सारी बातें एकदम शांत होकर सुनने के बाद उससे कहती है, अब जाऊं मैं? और वहीं पर रीवा और सम्राट भी उस युवती और विधि की सारी बातें सुन रहे थे। और जब विधि उस युवती को बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगती है तो वह युवती कहती है, विधि, तूने मुझे कोई जवाब नहीं दिया
तो विधि पीछे मुड़ते हुए साधारण शब्दों में कहती है, हाँ, राजकुमारी जी ने तुझे ढूंढने को कहा है तो तू ढूंढ जाकर। और तू ये सब बातें मुझसे क्यों कह रही है? क्योंकि जब वह तिगांश यानी वह युवक जिसको तूने राज दरबार में देखा था, मैंने तो उसे देखा भी नहीं, तो भला मैं इस कार्य में तेरी क्या सहायता कर सकती हूँ। और इतना कहकर विधि फिर वहां से जाने लगती है। पर तभी वह युवती पीछे से विधि का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर तू मेरी सहायता करेगी तो मैं तुझे भी आधे आभूषण दे दूंगी जो राजकुमारी मुझे देगी। और विधि उस युवती से कहती है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर कोई अनजान दिखेगा तो मैं तुझे बता दूंगी, पर अब मुझे अपने घर जाना है। देखो, सूरज तो ढल ही चुका है और कुछ ही समय में अंधेरा भी होने वाला है और मुझे अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। तब वह युवती कहती है, ठीक है विधि, पर मेरी बात का ध्यान रखना। और फिर विधि वहां से चल देती है और अपने पीछे रीवा और सम्राट को इशारा करती है अपने पीछे आने को। और फिर रीवा और सम्राट दोनों विधि के पीछे चल देते हैं। पर रीवा उस युवती की इस बात से हैरान था और सोच रहा था कि आखिर उस त्रिनयना ने ऐसा क्यों कहा इस दासी से कि अगर उसे कहीं तिगांश यानी मैं दिखूं तो सिर्फ उसे ही बताए, ना कि उसकी माँ को। और रीवा यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था विधि के साथ। और थोड़ी ही देर में विधि उस महल से निकलकर एक कच्चे यानी मिट्टी वाले मार्ग पर आ जाती है जहाँ पर कभी सन्नाटा भी था। और उस मार्ग पर चलते हुए विधि को 2-3 स्त्रियां मिली जो विधि को देखकर कहती हैं, विधि आज देर कर दी महल से आने में। तब विधि सिर्फ उन स्त्रियों को हाँ में जवाब देकर शीघ्रता से आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और पीछे रीवा और सम्राट भी इधर उधर देखते हुए विधि के पीछे ही चल रहे थे। पर जब काफी देर हो गई उस कच्चे और अंधेरे मार्ग पर चलते हुए, तब सम्राट कहता है, विधि कब से हम आपके पीछे चल रहे हैं पर अब तक आपका घर नहीं आया है। और सम्राट की यह बात सुनकर विधि धीमी आवाज में कहती है, सम्राट बस कुछ देर और आप एकदम शांत होकर ही मेरे पीछे चलते रहे। और इतना कहकर विधि फिर से एकदम शांत हो जाती है। और थोड़ी दूर चलने पर आगे थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ मशालें जल रही थी। और तब विधि धीमी आवाज में कहती है, सम्राट जो आगे कुछ मशालें जल रही हैं वहीं पर मेरा भी घर है। और कुछ ही देर में आखिर विधि रीवा और सम्राट को लेकर अपने छोटे से घर के पास जाकर खड़ी होती है। और फिर भी अपने छोटे से घर को देखते हुए कहती है, ये मेरा छोटा सा घर है और इसी में मैं और मेरे माता पिता रहते हैं। और फिर विधि अपने घर का द्वार खटखटाती है और तब अंदर से एक बूढ़ी स्त्री आकर द्वार खोलती है। और द्वार खोलते ही वह स्त्री विधि को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आ गई मेरी पुत्री, अब सीधे अंदर आ जा। और जैसे ही विधि अपने घर के अंदर पहुंची तभी उसके पिता भी आ गए। और आते ही उन्होंने पूछा, पुत्री क्या आपको तिगांश मिल गए? और तभी विधि की माँ भी पूछती है, हाँ पुत्री, महाराज मिले कि नहीं? पर रीवा तो उन दोनों की यह बात सुनकर हैरान था कि आखिर इन्हें कैसे हमारे बारे में पता है। और तब रीवा सोचता है, क्या विधि ने हमारे बारे में अपने माता पिता को पहले से ही बताया हुआ है? पर सम्राट तो इस बात से परेशान था कि आखिर ये महाराज तिगांश कौन है जिनके बारे में विधि भी बातें कर रही थी और वह दासी भी। और अब विधि के माता पिता भी यही बात कह रहे हैं। और फिर विधि अपने माता पिता की बातें सुनने के बाद कहती है, माँ पिताजी, हमारे महाराज हमें मिले ही नहीं बल्कि वो तो हमारे साथ ही आए हुए हैं। और विधि की यह बात सुनकर सम्राट विधि की ओर देखते हुए कहता है, विधि आप किसकी बात कह रही हो? और फिर विधि कहती है, सम्राट मैं आपके मित्र रीवा के बारे में कह रही हूँ। और फिर विधि सम्राट से इतना कहते हुए रीवा की ओर देखती है और रीवा को देखते हुए ही उनसे कहती है, रीवा अब आप अपनी अदृश्यता से बाहर आ सकते हो। और तब रीवा और सम्राट अपनी अदृश्यता से बाहर आकर विधि के माता पिता को प्रणाम करते हैं। पर जैसे ही विधि के पिता ने रीवा को देखा वह तो रीवा को देखते ही रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि क्या सच में वह अपने मित्र को देख रहे हैं। और तब विधि के पिता को रीवा खुद को ऐसे देखता देखा तो वह उनसे कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पर रीवा की इस बात पर विधि के पिता कोई जवाब ना देते हुए अपनी पुत्री विधि से कहते हैं, पुत्री मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतने वर्षों बाद अपने मित्र को देख रहा हूँ। पुत्री मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। तब विधि अपने पिता को देखते हुए उनसे कहती है, पिताजी ये कोई शौक नहीं बल्कि हकीकत है। और विधि के पिता विधि की इस बात को सुनकर शीघ्रता से रीवा की ओर बढ़ते हैं और रीवा के पास जाकर रीवा का हाथ पकड़कर
वहीं पड़ी एक खाट पर रीवा को बैठाते हुए कहते हैं, पुत्री, मैं तो आज तिगांश को अपना मित्र भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो अब मेरे पुत्र के समान है। रूप पूरा वही है और वही तेज है इनकी आंखों में। और रीवा बैठा विधि के पिता को देखते हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था। और विधि के पिता ये सब बातें कह रहे थे तो विधि कहती है, पिताजी, रीवा को इनके पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं याद है, पर त्रिनयना इन्हें अपनी माया में फंसाकर अपने साथ विवाह करना चाहती है। और त्रिपाली को तो मैंने कहते हुए सुना था कि वह रीवा यानी तिगांश को अपने वश में करके कुछ प्राप्त करना चाहती है। पर पिताजी, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर वह त्रिपाली रीवा को अपने वश में करके करवाना क्या चाहती है। और जैसे ही विधि के पिता ने विधि की यह बात सुनी, तब वो कहते हैं, विधि, क्या महाराज को इस बात की खबर की कि तिगांश यहाँ पर वापस आ गए हैं? तब विधि कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं पिताजी, इसकी खबर तो महाराज को नहीं होगी, क्योंकि वह तो अपने कक्ष से कभी बाहर ही कहाँ निकलते हैं। पर तभी विधि के पिता कुछ सोचते हुए कहते हैं, पुत्री, अगर तिगांश का पुनर्जन्म हुआ है तो फिर तिगांशनी का जन्म भी तो हो चुका होगा। तब विधि कहती है, पिता, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। और रीवा विधि और उनके पिता की बातें सुनते हुए वो चित्र अपने पास से निकालता है जो उस कक्ष से लाया था। और फिर रीवा विधि और उनके पिता को वह चित्र दिखाते हुए रीवा कहता है, कहीं ये तो तिगांशनी नहीं है, जिसमें रीवा और अनुवर्णा यानी उसके पुनर्जन्म के नाप तिगांश और तिगांशनी के चित्र एक साथ थे। और जैसे ही विधि और विधि के पिता ने उस चित्र को देखा तो रीवा को देखते हुए कहते हैं, हाँ, इस चित्र में आपके साथ तिगांशनी ही है। और तब रीवा कहता है, तो फिर तिगांशनी का जन्म भी हो चुका है और अब वह मेरी पत्नी है, जो उस जंगल में ना जाने की स्थिति में होगी। और ये सब कहते हुए रीवा के चेहरे पर अनुवर्णा के लिए साफ चिंता झलक रही थी। पर रीवा की इस बात को सुनकर सम्राट चौंकते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो रीवा आप? पर ये आपको कहाँ मिली और आपका विवाह कब हुआ? और आपने इसके बारे में अब तक बताया क्यों नहीं मुझे? पर रीवा सम्राट की इस बात का कोई जवाब देता कि इससे पहले विधि के पिता कहते हैं, पर तिगांश आपके साथ फिर तिगांशनी क्यों नहीं आई? अगर एक बार महाराज अपनी पुत्री को देख लेते तो उनके मन को संतुष्टि मिल जाती, क्योंकि उन्हें आज तक लगता है कि उनके कारण ही उनकी पुत्री ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जबकि वह सब तो उस त्रिपाली की चाल थी, खुद को यहाँ की महारानी बनाने को। पर तभी रीवा विधि के पिता से कहता है, पर मुझे अब इन सब से क्या मतलब है? मुझे तो अपने पुनर्जन्म के बारे में भी कुछ भी याद नहीं है और अब मैं अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ। और आपको अगर यहाँ से बाहर जाने का मार्ग अगर ज्ञात है तो कृपा करके मुझे वह मार्ग बता दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी अनुवर्णा उस जंगल में ना जाने की स्थिति में होगी। मुझे शीघ्र उसके पास पहुँचना है और मुझे मेरे भाई और पिता को ढूंढकर अपने गांव वापस जाना है। मेरे को गांव में मेरी माँ, दादी माँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और वह सब पता नहीं किस स्थिति में होंगे। और तभी सम्राट भी कहता है, रीवा, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि उस अंधेरे से कभी मैं मुक्ति पाऊंगा, पर आज आपके और विधि की वजह से मुझे वहाँ उस भयानक अंधेरे से मुक्ति मिल गई है। और रीवा, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि हम शीघ्र यहाँ से बाहर चले उस जंगल में, और मैं भी अपनी बहन नीतिका को ढूंढकर अपने घर अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। और तब रीवा सम्राट की तरफ देखते हुए कहता है, सम्राट, तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि आपके पिताजी भी उसी रहस्यमयी जंगल में है। पर रीवा की इस बात को सुनकर सम्राट आश्चर्य भरी नजरों से रीवा की ओर देखते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे पिता उस जंगल में है? पर आपको कैसे पता चला? और मेरी माँ और दादाजी ने तो कभी भी उनके बारे में ये नहीं कहा कि वह जंगल में गए हैं। और तब रीवा कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता आपके दादाजी ने और आपकी माँ ने आपके पिता के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उस जंगल में सागर काका मिले थे। पर इतना कहकर रीवा अचानक से चुप हो जाता है। पर सम्राट रीवा से फिर कहता है, रीवा, आप ये सच कह रहे हो मेरे पिताजी से आप मिले हो? रीवा, मेरे पिताजी कैसे हैं? वह ठीक तो हैं? ये सब कहते हुए सम्राट के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और खुश होते हुए सम्राट रीवा से कहता है, रीवा, जब मैं अपने साथ अपने गांव, पिता और अपनी बहन को लेकर
अपने घर पहुंचूंगा तो मेरी माँ और दादाजी कितने खुश होंगे। और तब सम्राट विधि के पिताजी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आप कृपा करके हम दोनों को शीघ्र यहाँ से वापस जाने का मार्ग बता दो, जिससे कि हम शीघ्र उस जंगल में पहुंचकर अपने पिता से मिल सके, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को सिर्फ नाम ही सुना है पर उन्हें कभी देखा नहीं है। पर सम्राट की इस बात को सुनकर ना जाने क्यों विधि के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ जाती है। पर तभी विधि की माँ कहती है, चलो अब ये सब बातें बाद में करना, पहले चलो सब भोजन कर लो। तभी विधि की माँ विधि से सबके लिए भोजन लगाने को कहती है और फिर विधि रसोई घर में जाकर सबके लिए भोजन परोसती है और फिर सब वही एक मशाल की हल्की रोशनी में बैठकर भोजन करने लगते हैं। विधि की माँ के पास बैठकर उसे बड़े ही प्रेम से खाना परोस कर खिला रही थी और सम्राट को भी विधि रीवा उतने ही प्रेम से खाना परोस रही थी और विधि वही एक कोने में बैठी हुई चुपचाप सिर्फ सम्राट को ही देख रही थी। और तभी भोजन करते हुए सम्राट की नज़र विधि पर गई, जो अंधेरे में बैठी हुई उसी को देख रही थी। तब सम्राट विधि को देखते हुए कहता है, विधि आप भोजन नहीं करेंगे क्या? इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ है, इस भोजन को करके मुझे तो आज मेरी माँ की याद आ गई है। पर विधि सम्राट की बात का कोई जवाब नहीं देती और वह अब भी सिर्फ सम्राट को देखते हुए कुछ सोच रही थी। और थोड़ी देर में भोजन करने के बाद रीवा विधि की माँ को देखते हुए कहता है, माँ सच में आपने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था और मेरी माँ भी बचपन में ऐसे ही प्रेम से भोजन कराया करती थी। और इसके आगे रीवा कुछ और कहने वाला था पर कुछ सोचकर रुक जाता है और फिर विधि की माँ को देखते हुए कहता है, माँ आप भी भोजन कर लो ना। तब विधि की माँ कहती है, हाँ महाराज, आज आपको बरसों बाद देखकर इतनी खुशी मिली है कि हमें अब तो मुझे भोजन करने की इच्छा ही नहीं पड़ रही। कि रीवा कहता है, माँ आप कृपा करके मुझे महाराज ना कहें, मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। अगर आप मुझे अपना पुत्र समझेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वहीं पर बैठा सम्राट विधि के उदासी भरे चेहरे को देख रहा था और विधि अब भी सम्राट को ही देखते हुए कुछ सोच रही थी। और फिर भोजन करने के बाद रीवा विधि के पिता से कहते हैं, क्या मैं आपको पिता कहकर संबोधित कर सकता हूँ? और रीवा की इस बात को सुनकर विधि के पिता पहले तो कुछ सोचने लगते हैं, पर कुछ सोचते हुए ही विधि के पिता रीवा से कहते हैं, हाँ आप मुझे पिता कह सकते हो, पर अगर आप मुझे अपना मित्र कहकर संबोधित करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर विधि के पिता की इस बात को सुनकर रीवा सोचता है, मैं भला इन्हें अपना मित्र कैसे कह सकता हूँ? ये तो मेरे दादाजी की उम्र के होंगे, मैं भला अपना मित्र कैसे कह सकता हूँ इन्हें? पर रीवा उनकी खुशी के लिए एक बार विधि के पिता को अपना मित्र कहकर संबोधित करता है। और जैसे ही रीवा ने विधि के पिता को मित्र कहकर संबोधित किया, उन्हें उनके बीते हुए दिन याद आ गए, जब वह अपनी युवावस्था में तिगांश के साथ सब कार्य किया करते थे। और विधि के पिता की ये सब सोच ही रहे थे कि तभी रीवा उनसे कहता है, क्या आपको यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग पता है? तब विधि के पिता कहते हैं, तिगांश, यहाँ से बाहर जाने का मार्ग तो सिर्फ आपको और महाराज बर्दीवन को ही पता था। उस गुप्त मार्ग के बारे में हाँ, एक मार्ग और था जिसके बारे में मैं जानता था, पर जब से वह त्रिपाली यहाँ की महारानी बनी है, उसने उस मार्ग को बंद कर दिया था ताकि यहाँ से कोई कहीं ना जा सके। और फिर रीवा विधि के पिता की यह बात सुनकर उदास होते हुए कहता है, तो क्या फिर हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकेंगे? क्योंकि जब मुझे यही याद नहीं कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या था, तो फिर मुझे उस मार्ग के बारे में कैसे याद होगा? पर तभी विधि के पिता कुछ सोचते हुए कहते हैं, अगर आप महाराज के पास पहुँच जाएं तो वह आपको इस मार्ग के बारे में बता सकते हैं और उन्हें देखकर शायद आपको अपने पिछले जन्म का कुछ याद भी आ जाए। पर महाराज तक पहुंचना भी आसान नहीं है, क्योंकि वह उस महल के किसी गुप्त कक्ष में अपने आप को कैद करके रखे हुए हैं। वह शायद किसी को भी नहीं पता है। पर तभी रीवा उड़ते हुए काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहता है, पर मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि मेरे बिना मेरी अनुवर्णा वहाँ पर पता नहीं किस स्थिति में होगी। अब मैं ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। और तभी रीवा विधि की ओर देखते हुए उससे कहता है, विधि, आप तो सालों से उस त्रिनैना के महल में कार्य कर रहे हो,
आपको कुछ तो पता होगा कि वहाँ के महाराज कहाँ और किस कक्ष में हैं। और तब विधि अपनी नज़रें सम्राट पर से हटाते हुए रीवा से कहती है, रीवा, मैं उस महल में कार्य तो बहुत दिनों से कर रही हूँ, पर आज तक मैंने महाराज को नहीं देखा और ना मैंने उस महल में कभी भी महाराज के बारे में कुछ सुना है। पर मैं महल के हर एक कोने में आपको ले जा सकती हूँ, पर उसके लिए आपको 2 दिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पर इसके आगे विधि कुछ कहती कि रीवा उससे पहले कहता है, विधि 2 दिन क्यों, हम अभी चलकर उस महल में वहाँ के महाराज को क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं। और रीवा की इस बात को सुनकर विधि कहती है, रीवा, हम अभी उस महल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रात में उस महल में कोई नहीं होता, क्योंकि त्रिपाली वहाँ पर रात को किसी को भी रुकने ही नहीं देती, सिवाय उसकी कुछ खास दासियों और कुछ उसके साथ रक्षकों को। और मैं 2 दिन का इंतज़ार करने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 दिन बाद पूर्णिमा है, और हर माह की पूर्णिमा के 1 दिन पहले त्रिपाली और त्रिनैना दोनों कहीं महल से 2 दिनों के लिए बाहर जाती हैं, और हम उसी बीच महाराज को ढूंढ सकते हैं। और विधि की बात सुनकर विधि के पिता रीवा को देखते हुए कहते हैं, हाँ तिगांश, विधि ठीक ही कह रही है, बस 2 दिन की ही तो बात है, तब तक आप 2 दिन हमारे साथ रह लीजिए, और मैं कल आपको उन स्थानों पर ले चलूँगा जो स्थान आपको सबसे प्रिय थे, और शायद उन स्थानों को देखते हुए आपको कुछ याद आ जाए आपके पिछले जन्म के बारे में। और फिर रीवा ना चाहते हुए भी विधि के पिता से हाँ कर देता है, पर रीवा तो बस जल्द से जल्द अनुवर्णा तक पहुंचना चाहता था, और उसके मन में सिर्फ और सिर्फ अनुवर्णा की चिंता थी। और ऐसे ही धीरे धीरे लगभग रात बीतती जा रही थी, और उधर त्रिनैना, रीवा और अनुवर्णा यानी तिगांश और उसकी बहन तिगांक्षनी को जल्द से जल्द ढूंढने की हर संभव कोशिश करने में जुटी हुई थी। और उसकी माँ त्रिपाली भी यह पता करने में लगी हुई थी कि तिगांक्षनी कहाँ है, ताकि वह अपनी पुत्री त्रिनैना से पहले उसका शीघ्र अंत कर सके और उसका अस्तित्व बना रहे। और उधर विधि के घर में ऐसे ही बातें करते हुए लगभग पूरी रात बीत चुकी थी, और जब कुछ देर में सुबह हुई तो विधि के पिता ने रीवा की तरफ देखते हुए कहा, चलो तिगांश, मैं आपको उन स्थानों को दिखाता हूँ जिनको कभी आप अपना समझते थे, और शायद आपको कुछ याद भी आ जाए उनको देखकर, और आप शायद यहाँ पर रुक जाएं यहाँ के निवासियों की भलाई के लिए, क्योंकि जब से वह त्रिपाली यहाँ की महारानी बनी है, यहाँ का कोई भी इंसान अपनी इच्छा से अपनी सांसें भी नहीं ले सकता। बहुत ही क्रूर है वह। पर रीवा विधि के पिता की इन सब बातों का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके मन में ना तो उसके पिछले जन्म के बारे में जानने की कोई इच्छा थी, और ना ही वो इन सब बात पर ध्यान ही देना चाहता था। और जब विधि के पिता रीवा से ये सब बातें कर रहे थे, तभी विधि कहती है, पिताजी, पर रीवा आपके साथ जाएंगे तो आप सबको यहाँ पर क्या बताओगे उनके बारे में कि ये कौन है, और अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया और जाकर उस त्रिपाली को बता दिया तो फिर क्या होगा। पर तभी विधि के पिता कहते हैं, पुत्री, जैसे तिगांश तेरे साथ आए थे अदृश्य होकर, वैसे ही मेरे साथ चलेंगे, और जो मैंने तुझे वह मोतियों की माला दी थी जिससे तू तिगांश को देख पाई थी उसके अदृश्य होने पर भी, अब वह माला मुझे दे दे, मैं उसको धारण कर लूँगा अपने गले में, फिर तो सिर्फ तिगांश को मैं ही देख पाऊँगा। और फिर विधि वह मोतियों की माला अपने गले से उतारकर अपने पिता को दे देती है। और फिर विधि के पिता रीवा से कहते हैं, अब तिगांश चलो। और फिर रीवा ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। और तभी सम्राट रीवा से कहता है, रीवा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। पर जैसे ही सम्राट ने ये बात कही, विधि के चेहरे पर अचानक से फिर से उदासी आ जाती है, और तब रीवा विधि को देखते हुए कुछ सोचता है। और फिर रीवा सम्राट से कहता है, सम्राट, आज आप यही आराम करो, क्योंकि आप वैसे भी कितने दिनों से उस अंधेरी जगह में और एकदम अकेले रहकर परेशान हो गए होंगे। पर सम्राट कहता है, रीवा, मैं परेशान हो गया था उस अंधेरे में रहकर, इसलिए तो मैं भी आपके साथ खुली हवा में घूमना चाहता हूँ। और फिर सम्राट के कहने पर रीवा कहता है, फिर जैसी आपकी इच्छा सम्राट। और फिर विधि के पिता के साथ उस घर से निकल जाते हैं, और विधि वहीं पर खड़ी सम्राट को देख रही थी। और फिर रीवा सम्राट के जाने के बाद वह अपनी माँ की तरफ देखते ही उनसे कहती है, माँ, मैं महल जा रही हूँ। पर उसकी माँ कहती है, पर पुत्री, अभी तो समय भी नहीं हुआ है महल जाने का।
पर विधि अपनी माँ से कुछ कहे बिना वहां से महल के लिए निकल जाती है। पर विधि की माँ अपनी पुत्री के चेहरे पर झलक रहे उस भाव को समझ नहीं पाती और उधर विधि के पिता रीवा को सब कुछ दिखाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और तभी रीवा और सम्राट को लेकर विधि के पिता एक छोटे से मिट्टी के घर के सामने आकर रुकते हैं और उस घर के सामने रुकते हुए विधि के पिता को सोचने लगते हैं। और तभी उनकी आंखों में ना जाने क्यों आंसू आ जाते हैं। पर रीवा उनकी आंखों में आंसू देखकर समझ नहीं पा रहा था कि इस वीराने में बने हुए इस टूटे फूटे घर को देखकर इनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। और फिर रीवा उनसे पूछने ही वाला था कि आखिर उस घर को देखकर ऐसे रोने क्यों लग गए और उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। पर इससे पहले विधि के पिता एक वीराने में बने घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और फिर रीवा वो कहने से रुक जाता है और फिर खुद भी उन्हीं के पीछे चल देता है। और सम्राट भी वहीं उस वीरान में बने उस घर को और उसके आसपास के दृश्यों को देख रहा था। और जब विधि के पिता उस घर के छोटे से द्वार के पास पहुंचते हैं तब वो रीवा को देखते हुए कहते हैं, क्या तिगांश आपको ये सब दृश्य देखकर कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पर रीवा इस बार विधि के पिता की इस बात को सुन ही नहीं रहा था। वह वहीं पर उस द्वार के ऊपर एक छोटे से खाली स्थान पर एक मिट्टी का खिलौना रखा हुआ था जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ढेर सारी धूल जमी हुई थी। उसका पूरा ध्यान उस समय सिर्फ और सिर्फ उस मिट्टी से बने उस खिलौने पर था। और तभी उस खिलौने को देखते हुए रीवा को अचानक से ऐसा लगा कि वह उस खिलौने को अच्छी तरह से जानता है और उसकी आंखों के सामने एक दृश्य दिखने लगता है जो ये टूटा और वीरान घर था। वह एकदम सुंदर हो गया और उस घर के अंदर से हंसने वाली आवाजें आने लगी। और तभी उस घर से एक 10 साल का लड़का निकलता है और उस लड़के के पीछे स्त्री और पुरुष निकलते हैं। वो दोनों भी काफी खुश थे और जो वह स्त्री थी उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वह बच्चा अपनी माँ से बचने के लिए इधर उधर छुप रहा था। पर तभी वह स्त्री उस बच्चे को पकड़ लेती है और वह बच्चा बार बार बस यही कह रहा था, माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे छोड़ दो। और रीवा वहीं खड़ा उस दृश्य को देखते हुए वह भी कहने लगता है, माँ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो माँ, मुझे भोजन नहीं करना। पर जैसे ही सम्राट ने रीवा के मुख से यह बात सुनी वह हल्का सा धक्का देते हुए उससे कहता है, क्या हुआ रीवा तुझे। और तब रीवा चौंकते हुए कहता है, क्या हुआ सम्राट तुम्हें। पर तभी सम्राट रीवा की इस बात को सुनते हुए कहता है, रीवा मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, पर आपको क्या हो गया था। पर रीवा बड़े आश्चर्य से सम्राट को देखते हुए कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, पर आप अभी ये क्या कह रहे थे। तब रीवा पूछता है, मैं क्या कह रहा था सम्राट। तब सम्राट कहता है, रीवा आप कह रहे थे कि माँ मुझे छोड़ दो, मुझे भोजन नहीं करना। क्या आपको माँ की याद आ गई थी इस घर को देखकर। पर तभी रीवा ना जाने क्या सोचते हुए सम्राट को बिना कोई जवाब दिए उस घर का द्वार खोल देता है। और फिर रीवा बिना किसी से कुछ कहे उस घर के अंदर जाता है और उस घर के अंदर जाकर सब कुछ बड़े ध्यान से देखने लगता है। पर उस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और धूल भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बरसों से उस घर में कोई नहीं रहता है। और रीवा के कानों में बार बार वही हंसी गूंज रही थी और उस घर को देखते हुए रीवा को बार बार वही दृश्य भी दिख रहा था जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष एक बच्चे को हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और तभी रीवा की नज़र उस घर के दाहिने कोने में गई और शायद उस कोने में इस घर की रसोई घर थी, क्योंकि वहां पर कुछ मिट्टी के बर्तन और एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था, पर अब साबुत नहीं था। वह शायद बरसों से इस्तेमाल ना होने पर टूट चुका था। उसे देखते हुए रीवा को फिर से एक दृश्य दिखता है जिसमें कि उस रसोई घर में एक सुंदर सी स्त्री रसोई घर में भोजन बना रही थी और वही उस स्त्री के पास एक छोटा सा बालक बैठकर किसी चीज के लिए जिद कर रहा था। पर उसकी माँ उसे बड़े ही प्रेम से कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। पर अचानक से रीवा के सामने से वह दृश्य ओझल हो जाता है। पर तभी रीवा के मुख से काफी तेज आवाज निकलती है, माँ कहाँ गई आप। पर तभी सम्राट फिर से रीवा के एकदम करीब जाकर कहता है, क्या हुआ रीवा आपको, आप अभी माँ किसे कह रहे थे और जब इस घर के बाहर थे तभी आप ऐसा ही कुछ कह रहे थे, क्या हुआ है आपको। पर रीवा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहाँ पर ऐसे दृश्य क्यों दिख रहे हैं और जो उन दृश्यों में वह बालक दिख रहा था वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद रीवा ही था।
और रीवा सम्राट को बिना कुछ जवाब दिए सोचने लगता है, ये स्त्री कौन थी जिसे मैं माँ कह रहा था, और वह भी मुझे अपने पुत्र ही करके प्रेम कर रही थी। और रीवा ये सोच रहा था कि उसकी नज़र वहीं दीवार पर लगे एक चित्र पर गई, जो कि काफ़ी दूर चिपकी हुई थी, पर उसे उस चित्र का कुछ धुंधला सा चित्रण दिख रहा था। और फिर उस चित्र को देखते हुए रीवा उस चित्र के पास पहुंचता है, और फिर रीवा उस चित्र को देखते हुए उसे दीवार से उतारकर उसे साफ करने लगता है। और रीवा ने जैसे ही उस चित्र को साफ करके देखा, वह तो एकदम से उस चित्र को देखता ही रह गया, क्योंकि उस चित्र में वही स्त्री और वही पुरुष थे जिन्हें रीवा अभी अपने दृश्यों में देख रहा था। और उन दोनों के बीच में वही छोटा बालक था, और वह बालक कोई और नहीं बल्कि खुद रीवा ही था। और सम्राट भी वहीं रीवा के पास खड़ा उसी चित्र को देख रहा था। पर रीवा से कहीं अधिक तो सम्राट आश्चर्यचकित था उस चित्र में बने उस बालक को देखकर। और उस चित्र में उस बालक को देखते हुए सम्राट तेज आवाज में कहता है, रीवा, इस बालक का चित्र देखकर तो ऐसा लगता है कि ये आपके ही बचपन का चित्र हो। पर तभी विधि के पिता उस चित्र को देखकर कहते हैं, सम्राट, यह रीवा की तरह का बालक नहीं बल्कि इसमें खुद ही आपका मित्र रीवा है। और जो इस चित्र में दो लोग और दिख रहे हैं, वह कोई और नहीं, इन्हीं के माता पिता हैं। और इन्हीं के आशीर्वाद से रीवा यानी इनके पुत्र तिगांश का दोबारा जन्म लेकर यहाँ पुनः वापस आया है, इनकी आत्मा को मुक्ति देने को और इनकी मृत्यु का बदला लेने। पर सम्राट विधि के पिता की इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर विधि के पिता ये सब कह क्या रहे हैं। और तभी सम्राट उनसे कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हो? रीवा का पुनर्जन्म हुआ है? पर यह संभव कैसे है? मैंने तो हकीकत में ऐसे कभी भी नहीं सुना है और ना ही देखा है। पर हाँ, इसके यानी पुनर्जन्म के बारे में मैं बचपन से अपने दादाजी और माँ जी से सिर्फ कहानियों में सुना करता था। पर तभी विधि के पिता सम्राट को देखते हुए कहते हैं, सम्राट, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। रीवा का ये पुनर्जन्म ही है, और इनके पुनर्जन्म का एक बहुत बड़ा कारण भी है, और इनके माता पिता की एक प्रतिज्ञा भी है जो उन्होंने अपने प्राण त्यागते हुए ली थी। और तिगांश ने अपने माता पिता के हाथों में अपना हाथ रखकर उन्हें वचन दिया था कि वह उनकी प्रतिज्ञा को अवश्य पूर्ण करेगा। पर जब तिगांश की उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी और तिगांश ने उस छोटी सी उम्र में ही दृढ़ संकल्प किया था कि वह अपने माता पिता की प्रतिज्ञा को एक दिन अवश्य पूर्ण करेगा। पर जब तिगांश के माता पिता के उस प्रतिज्ञा का पूर्ण करने का समय आया, तो उस त्रिपाली ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली जिसमें तिगांश फंस गया और उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। क्या रीवा अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ जान पाएगा? और क्या वो अपने पिछले जन्म के बारे में जानकर अपने माता पिता की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर रुकेगा? पर रीवा के पूर्व जन्म के माता पिता की वह कौन सी प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने पूर्ण करने के लिए अपने छोटे से बच्चे से वचन ले लिया था? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।